Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. You are in the best of health and spirits. हम पास्ट पेपर सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था कि आपको वन पेपर एग्ज़ाम की लगभग कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूं पास्ट पेपर के तनाजुर में। आपको पता है कि रिसेंटली पीपीएससी के कुछ ट्रेंड्स चेंज हुए हैं जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बल्कि टॉपिक रिपीट कर लिया जाता है। राइट, तो इसी हवाले से आपको पता है कि मैं आपको ये तैयारी करवा रहा था और कोशिश किया करें कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू वॉच दीज वीडियोज़ कम अज़ कम अपनी फ़ीडबैक दे दिया करें, अपनी इनपुट दे दिया करें कि मज़ीद पढ़ाने के अंदर क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया जा सकता है, या फिर आपको यहाँ पे पढ़ते हुए कैसा लग रहा है। अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हम 42nd क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। अगरचे आपको देखने में लग रहा है कि अभी हमारी पेस बहुत स्लो है, लेकिन आप ये देखें कि 42 क्वेश्चंस तक आपके पास जो नॉलेज है वो कितना हो चुका है। राइट, सो यू डोंट नीड टू गेट पैनिक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज दैट यू आर गेटिंग। आज हमारा सवाल है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहा होता है। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसका काम है जी लिपिड्स की या फैट्स की सिंथेसिस, लिपिड्स तैयार करना या फैट्स तैयार करना। जबकि जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसका काम होता है प्रोटीन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, उन्हीं डॉट्स की वजह से इसको रफ़ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। और वो डॉट्स जो होते हैं एक्चुअली वो राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ हैं प्रोटीन्स प्रोडक्शन की। अंडरस्टैंड। अब देखने में ये सवाल आपको एक लग रहा है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन के पीछे पीछे जो है वो सेल बायोलॉजी शामिल है, और सेल बायोलॉजी से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस। राइट जी, तो अभी हम सेल बायोलॉजी के ऊपर मुकम्मल बात कर लेते हैं जी। सेल बायोलॉजी में से जो सवाल बन सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम। राइट, चलें जी। सबसे पहले हमारे पास है जी सेल। अब सेल हमारे पास क्या होता है, अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का, ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, जिसे खुलिया बोलते हैं। राइट, आपको पता है ये सेल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं और हर सेल अपना एक स्पेसिफिक जो है ना वर्क परफॉर्म करता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को ऑब्जर्व किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी आपने याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद डिफरेंट सेल्स जो हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे मसल सेल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नर्व सेल्स का काम होता है इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करना। और जो स्टमक के सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। इसके बाद प्लांट्स में बात करें तो जाइलम सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोइम सेल्स जो हैं वो फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, और ईडीएस या एवरीडे साइंस इसमें बेसिक सी पूछता है कमीशन। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको लगभग हम आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल्स बोलते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल की। लेकिन जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ये सेल वॉल से नीचे होती है। राइट, ये सेल वॉल से नीचे होती है किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर। सपोज करें अगर कि कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो सबसे बाहर होगी लेयर वो होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। लेकिन अगर किसी प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर होगी ये सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सबसे आउटर वॉल सेल वॉल होती है, उसके नीचे होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कुछ लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसके बाद सेल वॉल है हमारे पास। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री इन सेल, सेल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, और एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट है, और ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है, जिसमें पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं ये सेलुलोज से मिलके। अब साइटोप्लाज्म हमारे पास है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सपोज करें कि ये हमारे पास पूरा का पूरा सेल है, तो ये सेल के अंदर ये जो लिक्विड होगा ना, ये जो इस तरह फ्रीली मूव कर रहा होगा, ये प्लाज्मा, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। राइट, लिक्विड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंटेन फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज। ये जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं ना वो सारे के सारे इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है,
अब इसमें ऑर्गेनेल्स की हम इंडिविजुअल बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या है जी, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है जी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी की सारी एनर्जी इधर से ही प्रोड्यूस होती है। फिर ये मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है एनर्जी। और एनर्जी जो है इसमें स्टोर होती है एटीपी की शक्ल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। एनर्जी जो बनती है वो फिर स्टोर होती है। फिर हम आते हैं जी न्यूक्लियस के ऊपर। अब न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इसमें क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम आपको पता है कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। डीएनए रिस्पॉन्सिबल है आपकी जो वरासती खसूसियात ट्रांसफ़र करने में, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारा जो ह्यूमन जो है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, या यूँ कहो कि 23 पेयर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। अब हम थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं हमारे पास? बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि विच आर इनएविटेबल या वेरी मैंडेटरी टू मेंटेन लाइफ, ठीक है। और ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन से मिलके बने होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, राइट। हम फर्स्ट 3 के बारे में बात करेंगे। बाकी पूरी एवरीडे साइंस के मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल लेक्चर्स एलएमएस के ऊपर अवेलेबल हैं। यू कैन अवेल फ्रॉम एलएमएस। ओके जी। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज होता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 है। और इसमें जो एनर्जी होती है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो एनर्जी है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है, ठीक है। अब आगे इनकी डिवीजन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? कुछ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड यूजुअली इनके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। इसकी सादा तरीन मिसाल हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। इसके अलावा गलेक्टोज और फ्रक्टोज भी हमारे पास क्या हैं जी, ये भी मोनोसेक्राइड्स हैं। इन सब के अंदर भी 6 कार्बन के एटम्स हैं। ये मोनोसेक्राइड हैं, ठीक है, जिसमें वन पीस ऑफ आप कह लो कि शुगर मौजूद है, सेक्राइड मौजूद है। अब हमारे पास आ गया जी डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड क्या है? जब मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये डाइसेक्राइड बनता है, ठीक है। उसमें अगर 6 कार्बन थे तो इसमें अब 12 कार्बन हो जाएंगे डेफिनेटली। मिल्क शुगर जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है। इसके अलावा सक्रोज और माल्टोज भी हमारे पास डाइसेक्राइड हैं। अब कमीशन कभी कभार ये सवाल पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, लैक्टोज या सक्रोज। तब आपने चूज़ करना होता है, इस तरह से सवाल बनता है। अब हमारे पास है जी पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड इसमें ये है कि मोनोसेक्राइड के काफ़ी सारे एटम्स या पीसीज या आर्टिकल्स मिलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, तो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। इसकी एग्जांपल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज। हमारे पास ये क्या है? पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है। एनिमल जो हैं वो अपनी जो है वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और प्लांट्स स्टोर करते हैं अपनी फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपने लाजमी याद रखने हैं कि एनिमल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जी, तो यहाँ तक हमने पॉलीसेक्राइड को भी क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो हमारे पास है जी प्रोटीन्स। अब हम देखते हैं जी प्रोटीन्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स के बारे में कमीशन सवाल पूछता है कि इसके यूनिट्स हैं, इसका जो बेसिक यूनिट है जिससे मिल के प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं जी अमाइनो एसिड, ठीक है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं, कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्डिंग के ज़रिए मिलते हैं अमाइनो एसिड्स, तो वो क्या बनता है जी? प्रोटीन बनता है, राइट। चेन विच इज़ फॉर्म्ड बाय लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टोन भी बोलते हैं। अब प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है हमारे पास? ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आपके मैक्सिमम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा आपके जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं बॉडी के वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अब हमारे पास लिपिड्स या फैट्स आ गए जी। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इन तीनों में से जो हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट है वो हमारे पास लिपिड्स ही होते हैं जी, लिपिड्स।
और हमारे फैट्स और ऑयल्स जो हैं आपके पास, ये लिपिड्स होते हैं और ये वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं होते। और इनकी जो एनर्जी है हमारे पास 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है, किसके अंदर जी? लिपिड्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बताया कि 4 किलो कैलोरीज होती है और इसके अंदर 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है जी इसमें। लिपिड्स के अंदर जो है वो एनर्जी का लेवल, राइट। अब यहाँ पे एक आध चीज़ आप और समझ लें जी, उसके बाद इसको हम फिनिश करते हैं जी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन हम बोलते हैं जी वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है आपका आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। वो प्रोसेस जिसमें डीएनए के थ्रू आरएनए बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर जब आरएनए से प्रोटीन बन जाए, इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और इन दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिलाएं तो ये हमारे पास सेंट्रल डोग्मा बनता है जी। तो आपका लेक्चर ये यहाँ तक ही था। बाकी इसकी इंडिविजुअल आपने गाइडेंस लेनी है तो आप LMS से एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू।